Hey guys, welcome back to my channel. My name is Arfa and आज जो मेरी वीडियो है WHO प्री क्वालिफिकेशन के बारे में है एंड एज यू ऑल नो कि WHO प्री क्वालिफिकेशन इस टाइम पाकिस्तानी बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं उसको परसू कर रही हैं, उसे हासिल करना चाहती हैं। अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 2 कंपनीज हैं जिन्होंने WHO प्री क्वालिफिकेशन अचीव की हुई है। तो मैं आपको इसकी सारी जो है प्रॉस कॉन्स और इसके सारी मिथ्स वगैरह और जो रोड मैप है उस सब के सामने जो है उस सब को डिस्कस करूँगी। मेक श्योर कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें सो दैट जो आगे मैं और कोई एडवांस लेवल की वीडियोस बनाऊँ तो वो आपको सुनने को मिले। ये एक एडवांस लेवल की वीडियो है, इसमें मैं बिल्कुल बेसिक्स को नहीं बताऊंगी, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन मोस्टली आई थिंक इफ़ यू आर watching this video तो you are in an advanced level, you understand basic pharmaceutical manufacturing। इसमें मैंने मैक्सिमम कंटेंट जो है वो ऐड किया हुआ है सो दैट इन केस आपको अगर चाहिए ये प्रेजेंटेशन तो यू कैन जस्ट take the screenshots or you can also email me for the like soft copy or PDF version and let's get into it। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सेस टू क्वालिटी अश्योर्ड मेडिसिन को। अगर हम WHO की बात करें तो उसके मिशन विजन के अंदर एक चीज़ जो है वो टोटली इनग्रेव्ड है विच इज़ एक्सेस टू क्वालिटी अश्योर्ड मेडिसिन्स। अब क्वालिटी अश्योर्ड मेडिसिन्स की जो एक्सेस है वो WHO में इस तरह से वो इन्वॉल्व हैं वो लोग इस चीज़ के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टू मेक श्योर कि वर्ल्ड की जो हेल्थ है उसके लिए उन्होंने अपने इक़दामात करने हैं। ठीक है, अब उस चीज़ को लेते हुए उस विज़न को अटेन करने के लिए WHO ने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं इंट्रोड्यूस करवाए हैं और उसको हम एक कह रहे हैं कि एक्सेस टू क्वालिटी अश्योर्ड मेडिसिन जो है। अब मैंने ब्रैकेट में LMICS भी लिखा हुआ है, वो भी है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए। मोस्टली WHO जो है वो ट्राई कर रहा होता है कि एक्सेस हो उनको क्वालिटी अश्योर्ड मेडिसिन की, और इसी चीज़ के अंडर बहुत सारे प्रोग्राम्स फॉल करते हैं। उसमें जो नंबर 1 प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को जस्ट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स इस प्रोग्राम में भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं आपको बेसिक बिल्कुल इसका इंट्रो दूंगी। इट्स MPP। MPP स्टैंड्स फॉर मेडिसिन पेटेंट पूल। मैंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है इसके अंदर। जो है इसका जो इनिशिएटिव है मेडिसिन पेटेंट पूल का, इसका सिर्फ ये इनिशिएटिव है और ये इनका विजन ये है कि जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो है वो इजीली अवेलेबल हों और उनकी जो है या तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों, और अगर वो चैरिटी वाइज भी दे रहे हैं तो वो एटलीस्ट क्वालिटी अश्योर्ड होनी चाहिए। और इसके अंदर क्या होता है कि मेडिसिन पेटेंट पूल जो है वो उन कंपनी से जो कि पेटेंट होल्डर हैं उनके साथ निगोशिएशंस करता है और वो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर लाइसेंसेस साइन करवाता है ताकि पेटेंट होल्डर्स जो हैं वो अपना फार्मूला जो है, अपनी जो सारी मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स हैं वो शेयर करें जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स को, वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करें। और उससे ये होता है कि जब ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जब वो जेनेरिकली ज़्यादा अवेलेबल होती है तो कॉस्ट लो हो जाती है। और जो कंट्रीज़ हैं, जिस तरह से जो रीजन्स हैं सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप, वहाँ पे ऐसी मेडिसिन जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है और उसकी प्राइस भी कम हो जाती है। और आपको पता है कि अगर वो सिर्फ पेटेंट रहेगी तो पेटेंट तो 20 ईयर्स तक पेटेंट रहेगा, तो फिर उसमें अगर अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये चीज़ अगेंस्ट है कि एक चीज़ है उसकी रिसर्च आ चुकी है, उसका एक क्योर आ चुका है और स्टिल पीपल आर डाइंग, तो WHO के लिए ये बड़ी नॉट एक्सेप्टेबल टर्म है, इसलिए ये मेडिसिन पेटेंट पूल को बनाया गया। इसके अंदर जो फ्लो चार्ट है उसमें बताया जा रहा है कि पेटेंट होल्डर्स जो होते हैं, MPP जो मेडिसिन पेटेंट पूल होता है, उनके और जेनेरिक मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्ट डेवलपर्स के दरमियान में करवाते हैं, निगोशिएशंस करवाते हैं और उनकी लाइसेंसिंग टर्म्स को करते हैं ताकि वो सेल्स को
लो कॉस्ट जेनेरिक की सेल्स को इंक्रीज़ करें और उसकी जो रॉयल्टीज़ होती हैं वो पेटेंट होल्डर्स को साइड बाय साइड मिलती रहती हैं। तो दोनों साइड्स पे विन विन सिचुएशन हो जाती है। ये क्वालिटी एश्योर्ड मेडिसिन का जो है प्रोग्राम का एक प्रोग्राम है, वन ऑफ द इनिशिएटिव। सेकंड इनिशिएटिव जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इफ़ यू वांट मैं मेडिसिन पेटेंट पूल के ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डब्ल्यूएचओज़ प्री क्वालिफिकेशन। सबसे पहले डब्ल्यूएचओ की प्री क्वालिफिकेशन क्या है? डब्ल्यूएचओ की प्री क्वालिफिकेशन एक एवेल्यूएशन का प्रोसेस है। किस चीज़ के लिए? यूनाइटेड नेशन की जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिए। इसका जो बेसिक जो टारगेट है वो ये है कि आप एक बनी बनाई चीज़ जो है यूनाइटेड नेशंस को जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ हैं उनको प्रोवाइड कर दें, उसको प्रॉपर्ली असेस करें और यूनाइटेड नेशन जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं उनके पास बनी बनाई एक रिपोर्ट होनी चाहिए इन केस दे आर एमिंग टूवर्ड्स परचेजिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन। हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि डब्ल्यूएचओ किन टाइप की मेडिकेशंस को ज़्यादा गौर व फिक्र करता है, किन के लिए ज़्यादा वो डब्ल्यूएचओ की प्री क्वालिफिकेशन को वो करना चाहता है। इसके अंदर मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सिस पी क्यू को देखा जाता है। सिस पी क्यू आप लोगों को पता है, सेफ्टी आ जाती है, प्योरिटी आ जाती है, जो बेसिक है क्वालिटी आ जाती है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद अगर हम डब्ल्यूएचओ की टीआरएस जो टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो डब्ल्यूएचओ जो है ये प्री क्वालिफिकेशन का एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट प्रोसीजर है। स्टैंडर्डाइज मतलब कि इधर एक एक जो प्रोसेस हो रहा होगा वो प्रॉपर हर एक एसओपी के अकॉर्डिंग हो रहा होगा, ताकि किसी भी तरह की कोई डुप्लीकेशन ना हो, कोई भी चीज़ जो है वो अननेसेसरीली जो है उसके ऊपर वर्किंग ना की जाए। प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज हर जगह पर हर तरह के कोई भी किसी तरह का भी मैन्युफैक्चरर है किसी कंट्री का है, जहाँ पर भी है वहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, हर चीज़ की स्टैंडर्डाइज तरीके से असेसमेंट हो ताकि हम एक्सेप्टेबिलिटी करें। और यहाँ पे सेम वही लाइन यूज़ हुई है, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर परचेज बाय यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। ठीक है, ये हो गया। अब यूनाइटेड नेशन एजेंसीज की भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। इसको बताने का मकसद ये था क्योंकि ये आगे भी आएगा। स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो अथॉरिटी होती हैं जो मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट मतलब हमारी भी है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट कंट्रीज़ की होती है, लेकिन ये जो होते हैं ये मेंबर होते हैं या तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन जिसे आप आईसीएच कहते हैं उनके मेंबर होते हैं, या यूरोपियन यूनियन के जिसमें जापान और जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाता है, या फिर वो आईसीएच ऑब्जर्वर है, या फिर और जैसा हेल्थ कनाडा है या ईएफटीए है, ये इनकी डिफरेंट नेम्स हैं जो इसमें फॉल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड वगैरह जिनकी हेल्थ केयर मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, वो थोड़ी ज़्यादा एडवांस्ड और एस्टेब्लिश्ड होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के बारे में। व्हाट आर प्रोक्योरमेंट एजेंसीज? इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो सी फॉल करती हैं, आपने सुना होगा ये डब्ल्यूएचओ के प्रोग्राम्स हैं। यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज हैं उनके साथ हैं ये प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं। जिस तरह से एक प्रोग्राम है ऑन द HIV एड्स जिसे UN एड्स कहते हैं, या यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जिसे यूनिसेफ कहते हैं, आप लोगों ने इसके नाम सुने होंगे, या UNFPA, ताकि वो अपने प्रोक्योरमेंट डिसीजंस इजीली ले सकें। आपको क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूएचओ की जितनी भी असेसमेंट्स होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, दे आर अवेलेबल ऑनलाइन, तो वो अपने डिसीजंस इजीली बना सकते हैं, प्रोक्योरमेंट डिसीजन। उसके बाद हम बात करते हैं पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूएचओ प्री क्वालिफिकेशन। अब पर्पस जो है डब्ल्यूएचओ का प्री क्वालिफिकेशन का सिंपल ये है कि जोन से प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करेगी यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, वो एज़ पर डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन जो है वो एज़ पर जीएमपी मैन्युफैक्चर हो रहे हो। अब हम देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स को डब्ल्यूएचओ ज़्यादा फोकस करता है। एक तो मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूएचओ जिस तरह से हम लोग जो हैं बात करें अगर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की या ऐसी कंट्रीज़ की जो डेवलप्ड नहीं है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप की डिजीज़ प्रेवलेंस होती है, या स्पेसिफिकली जिस तरह से वेक्टर कंट्रोल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है
WHO या प्री क्वालिफिकेशन के लिए ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं, या रेजिस्टेंट डिजीज़ होते हैं जैसे टीबी वगैरह हो गई, या फिर HIV एड्स हो गया, मलेरिया जो कि वेक्टर रिलेटेड है इनके ऊपर, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो जो चीज़ें वहाँ पर जो डिज़ीज़ प्रेवलेंस है, एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, उन चीज़ों को WHO प्रॉपर अपनी एनालिसिस के बाद इस्टेब्लिश करती है कि किस एरिया में कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हम प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं। तो WHO जो है, ये आपको पता होना चाहिए कि WHO जब भी आप अपना EOI देंगे, इन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट थ्रो करेंगे जब भी WHO की तरफ, तो WHO का मेजर प्रिंसिपल ये है कि वो आपकी जो लोकल नेशनल मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके साथ कोलैबोरेट करेगी, लाजमी करेगी। तो WHO ने पहले ही अपनी गाइडलाइंस में भी बता दिया है कि जो कंपनीज हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहती हैं, जो हमें एप्लीकेशंस फॉरवर्ड करना चाहती हैं प्री क्वालिफिकेशन के लिए, वो अपनी जो नेशनल मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म लाजमी कर दे, सो दैट कि वो WHO को अलाउ कर सकें, और WHO और एप्लीकेंट भी जो है NMRA को प्रॉपर जो नेसेसरी ऑथराइजेशंस हैं वो दे सकें, परमिशंस दे सकें कि जो रेलिवेंट प्रोडक्ट फाइल्स हैं वो WHO के साथ शेयर कर दी जाएं। अब आप देखें कि ये किस लेवल से स्टार्ट हो रहा है। ये उस लेवल से स्टार्ट हो रहा है जब से आपने अपनी प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है WHO में। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रोडक्ट 2007 में रजिस्टर्ड करवाई है, तो WHO उस टाइम की आपकी फाइल भी एक्सेस कर सकती है आपकी NMRA से, जो नेशनल मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ड्रैब जैसे पाकिस्तान के केस में आ जाती है, उसके साथ मिलकर ये भी कर सकती है और देख सकती है कि पहले आप लोगों की किस किस लेवल पे थी, आपने क्या फाइल सबमिट, फॉर एग्जांपल आपने लीफ इंसर्ट में क्या क्या लिखा था, अभी आपके लीफ इंसर्ट में क्या जा रहा है जो आपने डोजियर में फॉरवर्ड किया था, या आपकी टैबलेट का कलर क्या है, या आपका जो भी चीज़ है वो सब जो है किस मेथड पे जा रहे हैं, हर चीज़ WHO अच्छी तरह उसको फॉलो करेगी। WHO की हर चीज़ की अपनी SOPs हैं ताकि हर प्रोसेस जो है स्टैंडर्डाइज हो। ये नहीं कि अगर एक मैन्युफैक्चरर है उसके लिए सेपरेट SOP है, सेकंड के लिए सेपरेट SOP है। इससे क्या होगा कि टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और इलोंगेट हो जाएगा प्रोसेस। उसको कम से कम करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए प्रॉपर WHO की SOP है हर चीज़ के लिए। यहाँ पर एक एक बंदा, एक कोलैबोरेटर चूज़ करने से लेकर कंप्लेंट को हैंडल करने तक WHO की अपनी स्पेसिफिक SOPs हैं और वो उससे नहीं मूव करेंगे। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स बाय WHO। ये आप लोगों के लिए डालने का मकसद था ताकि आप लोगों के बहुत सी मिथ्स भी बंक हो जाएं, इस चीज़ से बस्ट हो जाएं। सबसे पहले ये है कि WHO जो है उसकी अपनी जो है इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है, ठीक है, वी ऑल नो दैट। और वो अकॉर्डिंग टू हर जगह की पॉपुलेशन की हेल्थ केयर नीड्स की, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स के अकॉर्डिंग बनी हुई है, और जो जिसके अंदर मैक्सिमम जो प्रायोरिटी है उसको उन्होंने डाला हुआ है। और उसमें इन्होंने मेंशन, मैंने इसे बोल्ड भी किया हुआ है, दे आर सिलेक्टेड अमंग अदर क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज प्रेवलेंस। ठीक है, डिजीज प्रेवलेंस हो गई, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी, और उसकी सेफ्टी और एफिकेसी होगी, और उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती हैं पॉपुलेशन की। फॉर एग्जाम्पल, इसको बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल बेस्ड कोई ड्रग है तो फिर उनकी नीड्स को भी, प्रेफरेंसेस ऑफ द ग्रुप भी देखा जाता है, प्रोफेशनल और पेशेंट्स को भी जो यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा है जो जेलेटिन को बहुत जेलेटिन जो है वो नहीं ले रहा, जो स्वाइन वगैरह का, पिग वगैरह का जेलेटिन वो नहीं ले रहा, तो फिर उसके लिए किस तरह का होगा, उस चीज़ को भी, उसको भी आप डाल सकते हैं एक एग्जाम्पल में एज अ प्रेफरेंस ऑफ द ग्रुप। तो WHO उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करता है। उसके अलावा WHO की जो इनविटेशन होती है, इट्स ऑलवेज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, एंड इट इज़ ऑलवेज रेलिवेंट, इनवाइट करता है रेलिवेंट पार्टीज़ को, और WHO की वेबसाइट पे भी होता है। और इन केस कि कुछ एमरजेंसी हो तो इंटरनेशनल प्रेस में भी वो उसको रिलीज़ कर सकता है, और हाई पब्लिक हेल्थ कंसर्न में WHO जो है डायरेक्टली टारगेट कर सकता है मैन्युफैक्चरर्स को कि वो अपनी प्रोडक्ट को WHO प्री क्वालिफाई करवा लें कि WHO उसके अंदर इंटरेस्टेड है। ठीक है, उसके अंदर फिर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं।
अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं सबसे पहले उनका एक कवर लेटर होगा। ये सब चीज़ें आपने डब्ल्यूएचओ के फोकल पॉइंट पे ईओआई के ऊपर आगे मैं डिस्कस करूँगी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो सा लेटर आता है उसके ऊपर ये सब चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड होती हैं कि आपने कहाँ पे ये डाटा सबमिट करवाना है। उसके लिए आपका एक कवर लेटर होना चाहिए। कवर लेटर में आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है और आपने अपना जो डोजियर सबमिट करवाना है, डोजियर का वही फॉर्मेट होगा जो कि डब्ल्यूएचओ के गाइडेंस डॉक्यूमेंट में, ये वेबसाइट पे हर चीज़ अवेलेबल है। प्रोडक्ट्स के सैंपल आपने सबमिट करवाने हैं, हर चीज़ की इंस्ट्रक्शंस डब्ल्यूएचओ के वेबसाइट पे है। आपने अपनी साइट मास्टर फाइल सबमिट करवानी है और सब डॉक्यूमेंटेशन जो होगी वो इंग्लिश में ही होगी, ठीक है। उसके अलावा जोन से मल्टी सोर्स जेनेरिक हैं, जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं, जो इनोवेटर प्रोडक्ट्स नहीं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्हें एक इक्विवेलेंस स्टडी, बायो इक्विवेलेंस स्टडी का आप लोगों को पता होगा एडवांस लेवल पे जो लोग हैं, कि बायो इक्विवेलेंस स्टडी को आपको प्रूव करना पड़ेगा। और इन केस के आपका जो प्रोडक्ट है वो बायो इक्विवेलेंस का बायो वेवर है, मतलब ये भी प्रॉपर, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह सून, कि व्हाट इज़ बायो वेवर। इसके प्रॉपर 4 क्लासेस हैं, उसके अंदर आपका किस ग्रेड में फॉल करता है, तो आपको बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ नहीं करनी पड़ेंगी, तो वो आप उसको लेकर आप उसको सबमिट करवा सकते हैं कि यहाँ पे जो है इक्विवेलेंस जो है, अगर आप इनोवेटर प्रोडक्ट नहीं यूज़ करें लेकिन आप बता रहे हैं कि इसकी एफिकेसी भी उसी के अकॉर्डिंग है, तो कंपैरेटर प्रोडक्ट के साथ आप उसकी जो है डिसोल्यूशन स्टडी तो फॉर एग्जांपल सबमिट करवा रहे हैं, लेकिन आपने साथ में उन्हें बताना भी है, एप्लीकेशन अपनी देनी है बायोवेवर की भी, कि एज़ पर डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस बायोवेवर एप्लीकेबल है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ जो है वो वेबसाइट पर हर चीज़ जो है वो करेगा, प्रेजेंट करेगा, कि इवन इधर इट रिक्वायर्स उसके कंपैरेटर प्रोडक्ट्स, हर चीज़ जो है वो अपनी वेबसाइट पर मेंशन करेगा वहाँ पर। और इन केस कि आपको कोई भी डब्ल्यूएचओ से डिस्कशन करनी है, आपने डब्ल्यूएचओ को रिक्वेस्ट देनी है कि यू वांट टू डिस्कस थिंग्स विद डब्ल्यूएचओ, आपका एक प्री डिफाइंड एजेंडा होना चाहिए जो आपने पहले से डब्ल्यूएचओ को भेज देना है, मैन्युफैक्चरर ने भेज देना, जो भी एप्लीकेंट है, कि हमने इस चीज़ के ऊपर मीटिंग करनी है, और डब्ल्यूएचओ आपको उसमें भी हेल्प आउट करेगा और आपको ट्रेनिंग्स देगा। इसलिए ये चीज़ जो है कम से कम, और कुछ ना सही तो डब्ल्यूएचओ की प्री क्वालिफिकेशन आपको मिले ना मिले, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसमें आपकी और आपके स्टाफ की बहुत सारी लर्निंग हो जाती है, आपका बड़ा सिस्टम स्टेबल हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें साइड बाय साइड रहती हैं, तो इसका एक जो है फ़ायदा ये है कि आपको उसकी बेनिफिट्स ये सारे मिल रहे होते हैं। उसके बाद है स्क्रीनिंग ऑफ डोजियर सबमिटेड। अच्छा, अब आपने डोजियर सबमिट करवा दिया, आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया और आपने अपना डोजियर सबमिट करवा दिया। अब डोजियर को सबसे पहले डब्ल्यूएचओ स्क्रीन करेगी फॉर कंप्लीटनेस, उसे इवेलुएट करने से पहले देखेगी कि हर चीज़ लिखी भी हुई है ये है या नहीं है, मतलब प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। डोजियर जो ईओआई पे नहीं लिखे, फॉर एग्जांपल उन्होंने आर्टीमीथर का डोजियर मांगा आपसे और आप जाकर उसे सबमिट करवा रहे हो इजिथ्रोमाइसिन का, तो वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। डब्ल्यूएचओ ने आपको जोन सा ईओआई पे लिखा हुआ है आपने वही डोजियर सबमिट करवाना है, और अगर आपने डोजियर इनकम्प्लीट सबमिट करवाया डब्ल्यूएचओ तब भी उसको इवेलुएट नहीं करेगी, वो आपको रिस्पॉन्स देगी कि आपका डब्ल्यूएचओ का जो डोजियर आपने सबमिट करवाया है दैट इज़ इनकम्प्लीट, और डब्ल्यूएचओ जो है वो आपको टाइम पीरियड देगी कि इस टाइम पीरियड में आप इसको सब वो करवा लें, कंप्लीट कर लें। अगर नॉन कंप्लायंस होती है तो डब्ल्यूएचओ आपको रिजेक्ट भी कर सकता है और आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है अगर यू ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट ऑल्सो। अच्छा, इन केस के आपकी स्क्रीनिंग सक्सेसफुल हो जाती है, डब्ल्यूएचओ जो है आपको एक डोजियर का रेफरेंस नंबर एलोकेट कर देगा। बहुत सारे जो लोकल पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा आधा हम अभी सबमिट करवा देंगे डाटा, आधा बाद में करवा देंगे। इट्स नॉट हैपनिंग हेयर इन डब्ल्यूएचओ। आपके पास अपना हर डाटा जो है रेडी होना चाहिए, आपको कोई भी आपके पास एक्चुअल डाटा होना चाहिए, क्योंकि इन केस के डब्ल्यूएचओ ने ड्यूरिंग एवेल्युएशन आपका कोई भी फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट कर लिया तो वो भी आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता है और वो आपके लिए बहुत बुरा रिजल्ट मतलब ऑब्वियसली साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये होगी स्क्रीनिंग ऑफ डोजियर। अब अगर आपका स्क्रीनिंग का सक्सेसफुल हो गया, डब्ल्यूएचओ आपके साथ एक अग्रीमेंट कर लेगा, आपको एक लेटर फॉरवर्ड करेगा, उसके ऊपर डोजियर का रेफरेंस नंबर भी देगा और फिर आपने उसका फॉलो अप लेना होगा और फिर आगे चलेंगे। अब जो आपकी स्क्रीनिंग होगी डोजियर की, आपका डोजियर कंप्लीट है, उसके बाद अब डोजियर की असेसमेंट आ जाती है और डोजियर की असेसमेंट
कौन कौन करता है और क्या क्या देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो डोजियर की असेसमेंट जो है असेसर्स करते हैं, उसको डब्ल्यूएचओ ने जो नाम दिया वो असेसर्स होते हैं। अब उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उनकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में, क्वालिटी असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, क्वालिटी अश्योरेंस, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड अदर फील्ड्स। ठीक है, इन चीज़ों में होना चाहिए। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि डब्ल्यूएचओ प्रेफर करती है कि जो नेशनल मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, इन ओवर केस ड्रैप, उनमें से लोगों को सिलेक्ट करती है कि वो जो हैं वो टेम्परेरी एडवाइज़र टू डब्ल्यूएचओ जो हैं वो एक्ट करेंगे, और उनसे प्रॉपरली कॉन्फिडेंशियलिटी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स जो हैं वो साइन करवाए जाते हैं उनको। उसके बारे में उनसे डिस्कशन होती है और वो बायसनेस का सवाल फिर पैदा नहीं होता। उसके अलावा जो असेसमेंट जो होती है प्रोडक्ट डोजियर्स की, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं रीड करना चाहूँगी। द असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट डोजियर विल बी डन इन अकॉर्डेंस विद WHO's SOPs established by WHO for that purpose so as to ensure uniformity in evaluation, मतलब uniformity of evaluation and timeliness of assessment activities। WHO एश्योर करता है कि टाइमलीनेस और यूनिफॉर्मिटी हो एवेल्यूएशन के लिए, उसके लिए उसकी प्रॉपर एसओपीज हैं, और आप उस एसओपीज के अकॉर्डिंग ही असेसर्स जो हैं वो डोजियर्स की असेसमेंट करते हैं। इसलिए कोई बाइसनेस नहीं है, यू कैन नॉट से कि हमारा डोजियर ठीक तरह से पढ़ा नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। उनकी अपनी जो है, बिकॉज एज अ कोम वी हैव दिस प्रॉब्लम कि हमें हर चीज़ जो है वो पर्सनल फील होती है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने पहले ही बता दिया कि हम हर चीज़ जो एसओपी के अकॉर्डिंग करें, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी ब्रीच नहीं होगी, वो सब कुछ ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग द असेसमेंट ऑफ ईच पार्ट ऑफ डोजियर, फिर एक रिपोर्ट जो है वो एप्लीकेंट को फॉरवर्ड की जाएगी और उसके अंदर सब कुछ बता दिया जाएगा कि जी आपके अंदर आपकी जो जो डेफिशिएंसीज हैं, जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं वो सब कुछ, और विद इन 1 मंथ जो है एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करना है कि वो ही सब डेफिशिएंसीज को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, और वो डब्ल्यूएचओ को रिस्पॉन्स बैक करेगा। हर एप्लीकेंट को जो है अगर डब्ल्यूएचओ से एक्सपर्ट से कोई डिस्कशन करनी है तो वो डब्ल्यूएचओ को बता सकता है, और डब्ल्यूएचओ उसको उसमें भी हेल्प कर सकती है, वो आपको टेक्निकल असिस्टेंस दे सकती है। दिस इज़ वेरी लाइक फॉर मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप अच्छी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। और इवन जो डब्ल्यूएचओ के जो असेसर्स होंगे, जो आपके ड्रैप के लोग होंगे, उनको भी डब्ल्यूएचओ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकती है। देन कम्स साइट इंस्पेक्शन। अब साइट इंस्पेक्शन आपकी कुछ चीज़ों पर है, आपकी साइट इंस्पेक्शन जो है वो वेव ऑफ भी हो सकती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इन केस जो हमने शुरू में पढ़ा था SRA स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, इन केस कि आपकी जो SRA है उससे कोई इंस्पेक्शन हो चुकी है तो, या डब्ल्यूएचओ से ऑलरेडी पहले कोई प्रीवियस इंस्पेक्शन हो चुकी है, तो डब्ल्यूएचओ उसकी बेसिस पे उसकी जो इंस्पेक्शन के रिजल्ट्स हैं और उसकी हिस्ट्री ऑफ कंप्लायंस के अकॉर्डिंग, जो जीएमपी जीसीपी एंड जीएलपी के अकॉर्डिंग जो होगी, वो आपकी इंस्पेक्शन को वेव भी कर सकती है, वेव ऑफ भी कर सकती है। उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी साइट इंस्पेक्शन जो है वो या तो होगी या नहीं होगी। उसके अलावा आपकी जो असेसमेंट है डाटा की सबमिटेड टू डब्ल्यूएचओ उसकी फिर आपने जो डोजियर सबमिट करवाया उसके ऊपर उसको रीड आउट करेगा और उसमें देखेगा कि किस पॉइंट्स पे उनको जाके वो चीज़ें एवेलुएट करनी है रिगरसली। उसके अलावा आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ साइट, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और आपके प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी। उसके अलावा जो नंबर एंड सिग्निफिकेंस टू, जिस तरह फॉर एग्जांपल वो आपसे जो डोजियर में वो पूछते हैं कि आप फॉर एग्जांपल एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू मांग लेते हैं, उसके अंदर आपको जो रिकॉल्स अभी तक कितने हुए हैं, कंप्लेंट्स कितनी आई हैं, तो वो उन चीज़ों की जो है कि कितनी आई आपको कंप्लेंट्स और फिर उनकी डिफेक्ट्स की सिग्निफिकेंस क्या थी, उसके अकॉर्डिंग भी डब्ल्यूएचओ जो है वो उसको एवेल्युएट करता है कि वो आपको इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, या इंस्पेक्शन किस इंटेंसिटी की होगी। और फिर साइट इन एक्सपीरियंस विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, कि आपकी जो है साइट का क्या जो बैकग्राउंड है या उसका क्या एक्सपीरियंस है ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट के साथ। और उसके अलावा टेस्ट रिजल्ट ऑफ ऑफिशियल कंट्रोल लेबोरेटरीज, आइदर आप डीटीएल कह लें या डब्ल्यूएचओ को जो आपने सैंपल भेजे थे उसकी।
अच्छा, एक चीज़ जो है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी इसके अंदर, जो बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं, दैट इज़ मेजर चेंजेस, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग इक्विपमेंट प्रोसेस की पर्सनल। इस चीज़ को जितना लाइट लिया जाता है पाकिस्तानी लोकल इंडस्ट्रीज़ में, इट्स लाइक एज माय एक्सपीरियंस ऑल्सो, इन चीज़ों को आप एज अ क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल भी आप इस चीज़ को आप नहीं फॉलो करवा पाते एट टाइम्स कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पे आपका इक्विपमेंट बार बार चेंज हो रहा है, आपका इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है बिल्डिंग में विदाउट एनी लाइक इट इज़ गेटिंग रिपेयर्ड एंड ऑल दीज थिंग्स, और फिर आपके की पर्सनल्स बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो WHO बॉदर करता है और वो उनको फोकस करता है, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को इवन दो कि वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बहुत से जो बिजनेस ऑनर्स हैं वो इन चीज़ों की क्रिटिकलिटी को नहीं जानते हैं, लेकिन आप को पता है इफ़ यू हैव द एडिक्वेट नॉलेज कि ये छोटी छोटी चीज़ें जब डिस्टर्ब होती हैं, आपके जब की पर्सनल्स मूव होते हैं, आपके एक प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, चेंज होता है, इक्विपमेंट्स आपके चेंज होते हैं, या आपकी बिल्डिंग एक बिल्डिंग से आप दूसरी बिल्डिंग में मूव कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर वैलिडेशंस और ऑल दीज थिंग्स, तो उससे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी ज़्यादा, एक बंदे के चेंज होने से भी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा साइट मास्टर फाइल जो है वो अप्लीकेंट का जो होगा उसे भी इंस्पेक्शन से पहले रिव्यू किया जाएगा। उसके अलावा जो टीम ऑफ इंस्पेक्टर्स हैं वो WHO अपॉइंट करेगी, लेकिन उसके अंदर जो है NMRAs, एक तो WHO का स्टाफ मेंबर होगा जो कोऑर्डिनेट करेगा और लीड करेगा इंस्पेक्शन टीम को, लेकिन साथ ही साथ जो आपके अपने ड्रैप के NMRAs होंगे, एक्सपेक्टरेट्स, वो भी एक्ट करेंगे। हमने पढ़ा एज टेम्परेरी एडवाइजर, उनके पास ये क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, उनके पास होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हें, उनके ऊपर उसकी उनकी ग्रैब होना चाहिए, उनकी नॉलेज के ऊपर, उन प्रोसीजर्स के ऊपर। और WHO जो है अगर एडिशनली चाहिए तो WHO उनको ट्रेन भी कर देगा, और WHO की जो टीम है वो आपकी जो साइट इन क्वेश्चन है उसको भी, अगर उसे लगता है कि वो फॉलो कर रही है, डेस्क रिव्यू के ऊपर ही उसे लगता है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट से उसे लगता है कि यू आर like you are showing good compliance, excellent compliance in GMP, तो वो आपकी इंस्पेक्शन को वेव ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन दिस इज हाउ योर टीम कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर से आपका WHO के मेंबर्स हैं जो लीड करते हैं, और साथ में आपके असेसर्स हैं वही जो आपके NMRAs के हैं, और फिर उनके साथ प्रॉपरली जो है WHO ने ट्रेन करेगी। तो आप ये ना समझें कि उनमें कोई बायसनेस आ सकती है, क्योंकि WHO के हर चीज़ को डील करने के अपने अपने तरीके हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट, इंस्पेक्शन हो गई, उसके बाद WHO ने जो है रिपोर्ट करना है। ईच असेसमेंट और इंस्पेक्शन जो होगी उसकी फाइनलाइज होगी रिपोर्ट, और WHO जो है उसकी जितनी भी डेफिशिएंसीज वगैरह हैं वो रिटर्न में प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेंट को, जो मैन्युफैक्चरर है उसे। और WHO इवन टर्मिनेट कर सकता है प्रोसीजर अगर उसे लगता है कि जो करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो आपने एप्लीकेंट ने जितना टाइम दिया उसमें नहीं किए तो भी। और अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है एप्लीकेंट और WHO का, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक SOP है जो कि हैंडलिंग ऑफ सच डिसएग्रीमेंट्स के बारे में आती है। उसके अलावा जो WHO के पास जो रिपोर्ट्स हैं, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट्स, असेसमेंट रिपोर्ट्स WHO की ऑनरशिप में होते हैं, WHO उसको शेयर कर सकता है, वो उसके प्रॉपर आपका अग्रीमेंट होगा, उसमें WHO ने प्रॉपरली लिखा होगा कि वो यूनाइटेड नेशंस के साथ आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट शेयर कर सकता है या किसी और रेलिवेंट अथॉरिटी को। और उसके अलावा जो आपके ट्रेड सीक्रेट्स हैं, फार्मूलाज, प्रोसेसेस, इंफॉर्मेशन, आप उससे एड अप भी करवा सकते हो, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करती है, तो आपकी चीज़ें जो कॉन्फिडेंशियल आप रखना चाहते हो वो कॉन्फिडेंशियल भी रहेंगी। लेकिन एक अपेंडिक्स 2 है, वो मैं आपको शेयर करूंगी, वो हर प्रोडक्ट का WHO शो करता ही करता है। उसके बाद आउटकम ऑफ प्री क्वालिफिकेशन, अगर आपका WHO प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो WHO की प्री क्वालिफिकेशन लिस्ट ऑफ प्री क्वालिफाइड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर वो एड अप हो जाएगा, और WHO जो है वो आपकी पब्लिश कर सकता है रिपोर्ट, उसके पास ऑथराइजेशन होगी इसकी। और साथ ही साथ जो है कि इन केस कि WHO को कोई ऐसा कंसर्न शो होता है जो कि नेगेटिव है और उससे कुछ बहुत बड़ी चीज़ डिस्टर्ब हो सकती है, तो WHO आपकी एक तो सस्पेंशन तो नोटिस तो करेगा ही, अगर री-इवैल्यूएशन की बात, री क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आपके NMRAs को भी
भी इन्वॉल्व करेगा और आपके जो सस्पेंशन नोटिस है उनको भी वर्ल्ड वाइड जो है वो शाया कर देगा। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑल्सो। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। मेंटेनेंस ऑफ प्री क्वालिफिकेशन स्टेटस, इसके अंदर ये है कि एक तो फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है और मैंने अब प्री क्वालिफिकेशन करवा ली है। नेक्स्ट व्हाट इज द स्टेप? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब मुझे कोई छोटी से छोटी वेरिएशन भी करनी है, जिस तरह अब यहाँ पे भी WHO वैसे तो ड्रैप भी करती है कि जी अगर आप टैबलेट का कलर चेंज करें तो यू हैव टू इन्फॉर्म अस, आप कोई पाउडर का ग्रेड चेंज करें यू हैव टू इन्फॉर्म अस। लेकिन WHO को इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप WHO को जो है वो प्रॉपरली इन्फॉर्म करें। आप उसके अंदर एक छोटी सी चीज़ भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि साथ साथ रैंडम सैंपल्स आप WHO को फॉरवर्ड करते रहेंगे, COAs आप फॉरवर्ड करते रहेंगे WHO की रिक्वेस्ट पे। यू हैव टू फॉरवर्ड ऑल दीज थिंग्स टू WHO। कोई कंप्लेंट्स, क्योंकि अब आपको कंप्लेंट्स जो आएंगी आपने UN एजेंसीज को करना है, तो वो आपको नॉर्मल मार्केट से कंप्लेंट नहीं आ रही है, आपको वो यूनाइटेड नेशंस के थ्रू कंप्लेंट आएगी और उसके अंदर जो सीसीड होगा वो WHO भी होगा, और फिर WHO जब उसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो वो आपके NMRA को भी इन्वॉल्व करेगा। सो इट्स अ बिग थिंग नाउ कि आपके उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके हर प्रोडक्ट के ऊपर भी शक बैठ सकता है, तो आपको अपनी क्वालिटी को 1010% इंश्योर करना पड़ेगा। अच्छा, उसके अंदर आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने WHO को अश्योर करना है कि आपने कोई भी वेरिएशन किया उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी नहीं आएगा। ठीक है, आपने ये रिटर्न में भी आप फॉरवर्ड करेंगे WHO को इन केस कि आपने कोई चीज़ डिस्टर्ब की है जो WHO एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन होती है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको क्या है कि API मैन्युफैक्चरर्स और मैन्युफैक्चरर्स वो रेगुलरली री इंस्पेक्ट होंगे, और मैक्सिमम जो है ना, नॉर्मली मैंने इसको इसलिए बोल्ड कर दिया कि एटलीस्ट वंस एवरी 3 ईयर वो री इंस्पेक्शंस होंगी उनकी, ताकि WHO जो है उसकी कंप्लायंस को वेरीफाई कर ले। उसके अलावा हर 5 ईयर के बाद बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। ज़ीरो से चीज़ इस तरह से स्टार्ट होगी कि WHO को आपने जिस तरह बिल्कुल डे 1 से डोजियर भेजा था उसी तरह से आपने हर चीज़ दोबारा से WHO को भेजनी है एवरी 5 ईयर्स, ताकि WHO फॉलो अप कर सके और वो देखे कि जो आपका डाटा सबमिटेड है इन रिलेशन टू प्री क्वालिफिकेशन कंफर्म करता है स्टैंडर्ड्स को। करंट जो फॉर एग्जांपल 2007 में जो मैंने करवाई क्वालिफिकेशन और अब मुझे 2010 में करवानी है या 2023 में करवानी है, तो फिर मुझे WHO वो देखेगा कि जो करंट स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड टू वेरीफाई द कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और इन केस के आपकी जो री इंस्पेक्शन आप नहीं करवाते हो तो फिर भी WHO आपको सस्पेंड कर सकता है, और आपकी री क्वालिफिकेशन वैसे भी रिक्वायर्ड होगी इन केस WHO को कोई फ्रॉड शो होता है किसी असेसमेंट में, इनिशियल असेसमेंट में, या फिर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई कंप्लेंट आती है। और WHO को जब कंप्लेंट्स आएंगी तो WHO आपकी NMRA को इन्वॉल्व करेगी। ये भी आप बात याद रखें, वो छोटी छोटी कंप्लेंट्स को भी WHO बहुत सीरियस लेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, और वो फिर क्या करेगी कि वो आपको रिकमेंडेशंस भी देगी, आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्रॉपर फॉलो अप लेगी WHO। इट्स नॉट कि आप जिस तरह कह के भूल जाएं, वो कहानी नहीं होगी। यहाँ पे डिफरेंट है सब सीन, इट्स ऑल वेरी क्रिटिकल। सो आपको उसके लिए अपने रिसोर्सेज को भी बहुत बिल्डअप करना पड़ेगा। उसके अलावा जो कॉस्ट रिकवरी की बात है तो WHO जो है वो चार्ज करेगी एज पर कॉस्ट रिकवरी, जितना उनका एक्सपेंडिचर होगा वो आपसे चार्ज कर लेगी उन चीज़ों के ऊपर भी। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं जब वंस यू आर प्री क्वालिफाइड तो WHO आपकी ये वाली सारी चीज़ें पब्लिक तो करेगी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट और असेसमेंट रिपोर्ट के अलावा ये चीज़ें जो हैं वो पब्लिक करेगी। उसके अंदर आपका जो है सारा कुछ INN है, API नेम है, डोजेज, मतलब दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बेसिकली आपका एक लीफ इंसर्ट है और उसी को उन्होंने बहुत डिटेल में SMPC को भी उन्होंने डाल दिया, आपकी स्टोरेज कंडीशंस, ये इट्स ऑल दैट। ओके, ये अपेंडिक्स 2 है। WHO की गाइडलाइंस में भी अपेंडिक्स 2 है, इसलिए मैंने अपेंडिक्स 2 ही लिख दिया है यहाँ पर। उसके अलावा जो WHO की वंस आप प्री क्वालिफिकेशन अचीव कर लेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? ऑब्वियसली यू विल बी द बेंचमार्क फॉर द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी। आपकी कंट्री के अंदर आपका एक नेम होगा, यू विल बी अ क्वालिटी लैंडमार्क। और उसके अलावा जो है
ग्लोबली आप एलिजिबल होगे ग्लोबल सप्लाई के लिए, और ऑब्वियसली आपका आपकी क्वालिटी वाइज आपका नेम बेटर होगा, इंटरनेशनली आप प्ले करोगे, प्रॉफिट तो है ही है। अब ये कुछ कैटेगरीज हैं जो मैं स्पेसिफिकली लिखना चाहती हूँ कि डब्ल्यू लोग बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं। लोग बस सुनते हैं डब्ल्यू प्री क्वालिफिकेशन, आई वांट डब्ल्यू प्री क्वालिफिकेशन, या दे डोंट नो द बेसिक्स के डब्ल्यू किस किस को प्री क्वालिफाई करती है। WHO इम्यूनाइजेशन डिवाइसेस को, जिसके अंदर इम्यूनाइजेशन डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग साइट्स और प्रोडक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज को, और उन्हीं से रिलेटेड फिर वो असेसर सेलेक्ट करती है जो उसमें वो भी होते हैं, एक्सपर्ट भी होते हैं। इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स में आ गया, इन विट्रो में क्या क्या, मेल सर्कमसिजन डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग साइट्स। अब ये पाकिस्तान में मैंने इसलिए इसको कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा है। मेडिसिन में क्या आ जाएगा, API आ जाएगा, ये FPP फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, CROs हमारी, आई डोंट थिंक हमारी कंट्री में एग्जिस्ट भी करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज। उसके अलावा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग साइट एंड वेक्टर कंट्रोल प्रोडक्ट्स। अब वेक्टर कंट्रोल प्रोडक्ट्स का भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर वो कंपनी एलिजिबल है जिसके पास एक GMP कंप्लायंस का लाइसेंस है, उसकी रेगुलेटरी अप्रूवल है अपनी कंट्री ऑफ ऑरिजिन में, मतलब बिल्कुल बेसिक है, आपकी रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन है और प्रोडक्ट क्वालिटी और एफिकेसी है। एप्लीकेशन का प्रोसेस सिंपल है। WHO जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पुट करेगी, या वो इंटरनेशनल मीडिया में या अपनी वेबसाइट पर आपने उसको देखना है। ये एक एग्जाम्पल है, इसके ऊपर लिखा है 21st इन्विटेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ एंटी मलेरियल मेडिसिन टू सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्रोडक्ट इवेल्युएशन टू WHO प्री क्वालिफिकेशन यूनिट। ये आई है 13 फरवरी 2023 को। जिन जिन कंपनीज ने EOI भेजना होगा उन्होंने अब तक भेज दिया होगा। दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ये मैंने पूरा भी नहीं किया, अभी शेयर सिर्फ एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। उसके अंदर इस बार उन्होंने जो मांगा है वो मांगा है एंटी मलेरियल्स है, कॉम्बिनेशन मांगा है आर्टीमीथर ल्यूमिफेंट्राइन और आर्टिसोनेट अमोडिया क्वीन, मेफ्लोक्वीन और पायरोनेरिडीन और डायहाइड्रो आर्टेमिसिन और पिप्राक्वीन फॉस्फेट, लाइक दीज और ऑल दी थिंग्स दे हैव वांटेड। तो इसमें जिन कंपनीज के पास इनकी हैं वो इन्हीं की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाएंगे, वो और किसी का भी सबमिट नहीं करवा सकते। अब मैं पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में फिलहाल जो है, जो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज हैं प्री क्वालिफाइड वो हैं, DTL हैं। इस टाइम आप देखें सारी DTL हैं, DTL रावलपिंडी, DTL मुल्तान, DTL लाहौर, DTL फैसलाबाद एंड PDTRC विच इज पाकिस्तान ड्रग टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर। ये सारी जो है इनकी डेट्स भी आगे लिखी हुई हैं, कब कब हुई हैं। पाकिस्तान में इस टाइम जो है आप क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर की आप करवा सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी क्वालिटी कंट्रोल लैब्स को नहीं करवा सकते। क्वालिटी कंट्रोल लैब्स के लिए भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आता है, लेकिन इस टाइम WHO जो है वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर कर रहा है, लाइक गवर्नमेंट क्वालिटी कंट्रोल लैब्स को टेस्ट वो कर रहा है, प्री क्वालिफाई कर रहा है, रादर देन के वो किसी और मतलब पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज को करे उनकी क्वालिटी कंट्रोल लैब्स को। गेट्स ने भी पहले करवाई थी, लेकिन अब गेट्स का भी स्टेटस जो है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी का वो अब नहीं है, वो शो नहीं हो रहा उनकी वेबसाइट के ऊपर। गेट्स ने करवाई है 2019 में 22 फरवरी को उनकी प्री क्वालिफिकेशन हुई थी। इसमें आप देखेंगे उन्होंने उनके प्रोडक्ट का एक्टिव नेम नहीं लिखा, लाइक उसका ब्रांड नेम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, उन्होंने उसको अपना रेफरेंस नंबर दिया हुआ है TB311। ट्यूबरक्लोसिस के लिए वो यूज हो रही है मेडिसिन, और वो गेट्स फार्मा की एप्लीकेंट है, और उनकी जो है डेट कब हुई है और बेसिस ऑफ लिस्टिंग जो है प्री क्वालिफिकेशन फुल। उसके बाद अभी रिसेंटली 2021 में जो है रिमिंगटन ने अचीव किया है लीवोफ्लॉक्सासिन के लिए, और फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, मतलब FPP है, और सिर्फ 250 mg हुआ है उनका, और इनका ड्रैप का 400 mg है, सॉरी गेट्स का। तो आप देखेंगे ये 2014 से स्टार्ट करते हैं तो 2019 में जाके नहीं मिला, तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये इनकी फ़ी वगैरह है, फुल असेसमेंट की फ़ी जो है फॉर एग्जांपल 25,000 है, और वो उन्होंने हर चीज़ को जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन के अगर आप मेजर वेरिएशंस कर रहे हैं तो आपको एडिशनल फ़ी सबमिट करवानी पड़ेगी, वो सब कुछ डाला हुआ है। ये सिंपल जो है एक फ्लो चार्ट है, जिसना EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया आपने, उसके बाद क्या हुआ कि आपको रिसिप्ट मिली और WHO ने प्रोसेसिंग आपकी EOI की स्टार्ट आपने करनी
है। आपने WHO क्या करेगा, आपका असेसमेंट करेगा डोजियर का, उसमें लिखा है कि क्लिनिकल पार्ट और क्वालिटी पार्ट का। उसके बाद वो साथ साथ कम्युनिकेशन करता रहेगा एप्लीकेंट के साथ। साथ ही साथ फिर इंस्पेक्शन होगी। अब इंस्पेक्शन में आप FPP या कौन से या SRO के लिए सेपरेट लिखा हुआ है। उसके बाद फाइनल डिसीजन होगी और फिर आपकी लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मिथ बस्टर्स में मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है कि WHO क्वालिफाई करती है होल फैसिलिटी को। लोग कहते हैं कि गेट्स इज प्री क्वालिफाइड। नो, गेट्स इज नॉट प्री क्वालिफाइड। गेट्स का एक प्रोडक्ट प्री क्वालिफाइड है। ठीक है, तो आप अब पाकिस्तान में इस तरह से बोला जाता है या रिमिंगटन प्री क्वालिफाइड है। नो, रिमिंगटन इज नॉट प्री क्वालिफाइड। रिमिंगटन का एक प्रोडक्ट प्री क्वालिफाइड है। लेकिन ऑब्वियसली आपकी सिग्निफिकेंस इंक्रीज होती है जब आपका एक प्रोडक्ट भी होता है। आपको एज अ होल लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन मिथ्स ये जो है इनको बस्ट करना जरूरी है। WHO क्वालिफाइज ब्रांड नेम। नो, WHO आपके सिर्फ जेनेरिक को सर्टिफाई करता है, उसको अपना रेफरेंस नंबर देता है। वो कभी भी नहीं WHO कहेगा कि जी ली फ्लॉक्स जो है इट्स द प्री क्वालिफाइड। वो कहेगा कि इस कंपनी का इस रेफरेंस नंबर का प्रोडक्ट जो है वो प्री क्वालिफाइड है। और उसके ऊपर भी आपने देख लिया क्या क्या चीज़ें। उसके अलावा इजी बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को पूरी रिमिंगटन की मैं असेसमेंट रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उन्होंने प्रॉपर अपना डेवलप किया जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेपरेट एरिया मैन्युफैक्चर किया। व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दैट रिपोर्ट। तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत पैसा लगा उनका। इट्स नॉट हलवा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा, स्पेशली इंडियंस, क्योंकि जब आप टेंडर्स थ्रो करोगे तो ऑब्वियसली इंडियंस जो है मैक्सिमम उन्होंने प्री क्वालिफिकेशन ली हुई हैं, वो टेंडर्स में अच्छे रेट्स दे सकते हैं। तो कंपटीशन आप ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप अपने आप को लॉस में ले जाओ और आप कम से कम टेंडर को मतलब टेंडर विन करने के लिए आप वो भी नहीं कर सकते। टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। इट्स नॉट कि 1-2 महीने में हो जाएगा या 1-2 साल में हो जाएगा। इट कैन टेक 5 to 6 ईयर्स। आपकी नॉन कन्फर्मेंसेज आती हैं, आपको उन्हें ठीक करना पड़ता है, ऑल दैट। अच्छा, उसके अलावा रेगुलेटरी आपकी जो है लोकल रेगुलेटरी को एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन जा रही होती है। तो इन केस के आपको लगता है कि एक छोटी सी रेगुलर डेज में आपके पास एक छोटी सी कंप्लेंट आती है तो आप बच जाते हैं। लेकिन जब आपकी लोकल रेगुलेटरी इन्वॉल्व होगी तो वो आपका स्ट्रिक्ट फॉलो अप करेंगे, क्योंकि उन्हें फिर WHO को भी आंसर करना होगा। और फिर कॉस्टिंग जो है और इंस्पेक्शन टीम जो है आपको कॉस्टिंग मतलब ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होगा। दैट्स इट। आपको जिस चीज़ की और डिटेल चाहिए यू कैन कमेंट डाउन। मेक श्योर कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और किसी चीज़ के बारे में आपने डिस्कशन करनी है या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो मेक श्योर कि आप उस टॉपिक को मेरे कमेंट्स में लिखें। आई रियली होप आपको ये चीज़ें समझ आई हूँ। इट्स बिट डिटेल्ड वीडियो, लेकिन आई ट्राइड कि मैं मैक्सिमम दे सकूँ इस चीज़ को, जितना हो सके मैं अपनी डिटेल्स डाल सकूँ। नेक्स्ट में हम इसे एंड करते हैं एक कोट के साथ कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर्स फॉर इट टुडे। तो आई होप कि आप लोग अगर इसे हासिल करना चाहते हैं प्री क्वालिफिकेशन को तो आप आज से ही वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन केस कि आपको कोई भी कंसल्टेशंस चाहिए या कोई भी किसी तरह की कोई भी नॉलेज एक्सेट्रा कुछ भी चाहिए तो यू कैन email me at pharmavizitarfa@gmail.com। थैंक यू वेरी मच।